आज हम एक ऐसे देश की बात करने वाले हैं जो अपने आप में बहुत ही खास है। ये देश दुनिया के दो सबसे बड़े और ताकतवर कंट्रीज चाइना और रशिया के बीच में अपनी आजादी को बनाया हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंगोलिया की। आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी पावर के बीच एक छोटा देश कैसे अपने सोवरेनिटी को बरकरार रखता है। आज हम समझेंगे मंगोलिया के इंडिपेंडेंस के पीछे का जियोपॉलिटिकल खेल क्या है और क्यों चाइना और रशिया उसे एनेक्स नहीं करते। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मंगोलिया एज अ बफर स्टेट। सबसे पहले बात करते हैं, मंगोलिया एक ऐसा देश है जो चाइना और रशिया के बीच में एक नेचुरल बफर का काम करता है। मतलब ऐसी बाउंड्री जो दोनों के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट और कॉन्फ्लिक्ट को रोकता है। अगर मंगोलिया दोनों कंट्रीज के अंडर एनेक्स हो जाए तो उनका बॉर्डर छोटा नहीं बल्कि बहुत लंबा हो जाएगा, जहां पर बॉर्डर टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। दोनों कंट्रीज चाहते हैं कि मंगोलिया एक इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल देश बने, जिससे वो अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को सेफ रख सके और आपस में टेंशन कम रहे। इस न्यूट्रलिटी से दोनों कंट्रीज को फायदा होता है क्योंकि उन्हें अपनी मिलिट्री और पॉलिसी को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना पड़ता। डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट। दूसरी बात यह है कि मंगोलिया अपने इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए अपने आप को न सिर्फ चाइना और रशिया के सामने एक बफर बनाकर रखती है बल्कि दुनिया के बाकी पावरफुल देश जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी अपने रिश्ते बनाती है। मंगोलिया का ये थर्ड नेबर पॉलिसी उसके लिए एक तरह से प्रोटेक्शन है, जहां वो अपने ऑटोनॉमी को मजबूत कर सकती है। इस डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट का मतलब यह है कि मंगोलिया अपने आप को किसी एक बिग पावर के जरिए डोमिनेट करवाने नहीं देती बल्कि अपनी सोवरेनिटी को मल्टीपल रीजन के जरिए सपोर्ट करती है। यह स्ट्रैटेजी उसके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक एंड रिसोर्सेज कंसिडरेशन। तीसरा रीजन मंगोलिया की खूबसूरती और उसके मिनरल की वजह से ही। मंगोलिया के पास बहुत सारे वैल्यूएबल मिनरल्स जैसे कॉपर, कोल और ऑयल है, जो दुनिया के लिए बहुत कीमती है। अगर चाइना या रशिया डायरेक्टली मंगोलिया को एनेक्स करते हैं तो उन्हें ये रिसोर्स मिल जाते, मगर साथ ही उन्हें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कॉस्ट भी बढ़ानी पड़ती, यानी कि गवर्नमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करनी पड़ती। मंगोलिया को इंडिपेंडेंट रखकर दोनों नेबर्स अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सॉफ्ट कंट्रोल के जरिए मैनेज करता है, जिससे उन्हें ज्यादा फायदा होता है बिना किसी हैवी एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन के। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड रीजनल स्टेबिलिटी। मंगोलिया के इंडिपेंडेंस को समझने के लिए उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को भी देखना जरूरी है। सोवियत यूनियन ने भी मंगोलिया को कभी एनेक्स करने की कोशिश की क्योंकि उससे पता था कि इससे चाइना के साथ टेंशन एकदम से बढ़ सकती है। WWII के बाद चाइना ने भी मंगोलिया को ऑफिशियली इंडिपेंडेंट माना, इसीलिए कि उन्हें स्ट्रेटेजिकली ये फायदा था कि एक स्टेबल और इंडिपेंडेंट मंगोलिया दोनों के बीच एक पीस जोन बन रहा है। आज भी मंगोलिया की इंडिपेंडेंस नॉर्थ ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया में शांति और स्टेबिलिटी का एक इम्पोर्टेंट पिलर है। मंगोलिया's स्ट्रेटेजिक सोवरेनिटी टुडे। आज के जमाने में भी मंगोलिया अपने सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिप्लोमेटिक और मिलिट्री न्यूट्रलिटी का पॉलिसी अडॉप्ट करता है। वो छोटी सी कंट्री होने के बावजूद अपने फॉरेन पॉलिसी में स्मार्टली अपने पावरफुल नेबर्स के साथ बैलेंस रिश्ता बनाकर रखता है। इसलिए आज के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में मंगोलिया के इंडिपेंडेंस सिर्फ उसका हक नहीं बल्कि एक अहम स्ट्रैटेजिक जरूरत है।
जो चाइना, रशिया और पूरे रीजन के लिए फायदेमंद है। अगर मंगोलिया एनेक्स हो जाता है तो रीजन में अनस्टेबल पावर कंपटीशन शुरू हो सकता था, जिसे कोई भी कंट्री नहीं चाहती। तो ये था मंगोलिया का जियोपॉलिटिकल किस्सा, एक छोटा सा देश जिसका अपना एक बड़ा जियोपॉलिटिकल रोल है। ये देश अपने इंडिपेंडेंस को सिर्फ अपनी पावर और हिम्मत की वजह से नहीं, बल्कि स्मार्ट डिप्लोमेसी, स्ट्रैटेजिक बफरिंग और इंटरनेशनल बैलेंसिंग के जरिए बनाए रखता है। चाइना और रशिया जैसे बड़े नेबर्स भी समझते हैं कि मंगोलिया को एनेक्स करने से उनके अपने ही लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अब आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट में बताएं। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें और जियोपॉलिटिक्स के ऐसे ही डिटेल ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।